बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ बिलाल हसन, योर फिज़िक्स टीचर। हम पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोगों ने डीपली तौर पे स्टडी किया, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। जिसके अंदर हम लोगों ने मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल ली, हमने बॉल एंड बॉल सिस्टम के बारे में पढ़ा, और सिंपल पेंडुलम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साइलेंट और इम्पोर्टेंट फीचर्स थे उनको स्टडी किया। अगर आप लोगों ने अब ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आने वाले नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने के बाद आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ damped oscillations. What is meant by damped oscillations? The oscillations of a system in the presence of some resistive force are damped oscillations, and this process is called damping. हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस को एक सिंपल एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स इमेजिन कि अगर हम अपने एक बॉल को एक सर्टन हाइट से ड्रॉप करते हैं तो हम जानते हैं कि हाइट की वजह से उस बॉल में पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब वो बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और जब वो बिल्कुल ज़मीन ग्राउंड को टच करने लगेगा तो तमाम की तमाम पोटेंशियल एनर्जी जो कि कन्वर्ट हो चुकी थी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, लेकिन जैसे ही वो बॉल अपने ग्राउंड को टच करेगा तो इसका मतलब कि उसकी कुछ एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। तो इसीलिए जब वो बॉल दोबारा बाउंस बैक होगा तो वो अपनी असल हाइट को नहीं अटेन कर पाएगा जो कि उसकी ओरिजिनल हाइट थी। इसका मतलब कि उसकी एम्पलीट्यूड के अंदर कमी आएगी, जैसा कि इस गिवन डायग्राम, इस गिवन जो पैराग्राफ के अंदर हम लोग रीड करेंगे, और इस डायग्राम के अंदर इस ग्राफ को मदद से एक्सप्लेन करेंगे कि एक मरतबा बॉल को ड्रॉप करने के बाद वो दोबारा वो वाला एम्पलीट्यूड नहीं अटेन कर पाया। इसी तरह उसकी एम्पलीट्यूड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जाएगी, और ये कमी किस वजह से कि उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल और सम एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स की वजह से उसके एनर्जी का लॉस हुआ, जिसकी मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जीज का नाम दिया, जिसके अंदर लॉस हुआ, और लॉस होने की वजह हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी थी। तो इसका मतलब कि इसकी एम्पलीट्यूड के अंदर कमी का हो जाना, वो वाली रेजिस्टिव फोर्स जिसकी वजह से इस बॉल की एम्पलीट्यूड के अंदर कमी आई है, ये प्रोसेस कहलाएगा डैम्पिंग। और इस डैम्पिंग के प्रोसेस के नतीजे के अंदर जो वेव जनरेट होगी, जो ऑसिलेशंस पैदा होंगी, उन ऑसिलेशंस का हम नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस की एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज़ शॉक एब्जॉर्बर। जैसा कि हम अपनी गाड़ियों की एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ हमारे पास सुजुकी मेहरान रखी हो और दूसरी तरफ हमारे पास कल्टस या फिर होंडा सिविक गाड़ी हो, तो इन दोनों में को अगर हम सेम रोड के ऊपर चलाएं, अगर हम फैसलाबाद रोड की एग्जांपल ही ले रहे हैं जिसके ऊपर रोड तो कम है और खड्डे ज़्यादा हैं, तो उन दोनों में सफ़र आप लोगों का आसान किस गाड़ी में होगा? तो बानिस्बत आप लोग यही कहेंगे कि होंडा सिविक गाड़ी। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास कल्टस है उसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स नहीं लगे हुए, वो उन जर्क्स को, उन झटकों को डायरेक्टली तौर पे आपके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इसकी निस्बत जो हमारे पास होंडा सिविक गाड़ी है, वो तमाम के तमाम जो जर्क्स हैं, तमाम के तमाम जो शॉक्स हैं, वो अपने शॉक एब्जॉर्बर्स की मदद से एब्जॉर्ब कर लेगी, और वो जर्क्स आपकी तरफ कम से कम ट्रांसफ़र होगा। ये ऐसा होता किस लिए है? क्योंकि इस शॉक एब्जॉर्बर के अंदर ऑयल रखा है, और जब हमारी गाड़ी को कोई भी शॉक या कोई भी जर्क लगता है तो उस जर्क की जो पोटेंशियल एनर्जी, जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर, और जो ऑयल है वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका मतलब कि वो एनर्जी यहीं पर एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब कि वो जर्क हमारा शॉक एब्जॉर्बर अपने ही अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो जर्क, वो शॉक हम तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए जो होंडा सिविक गाड़ी है उसके अंदर सफ़र बानिस्बत सुजुकी मेहरान गाड़ी के लिए हमारे लिए आसान और बेहतर होता है। डैम्पिंग और डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेव मोशन। वेव मोशन को स्टडी करने से पहले हमें कुछ वेव्स के बारे में आइडिया लेना चाहिए। व्हाट इज़ मीन बाय वेव? वेव आर डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which cause the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। जैसा कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी किया, जिसके अंदर हमारा पार्टिकल, हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा मैस अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करता था, वाइब्रेट करता था, जिसको हम लोगों ने SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था। तो बिल्कुल सेम इन द केस कि अगर हम किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें,
और उस डिस्टरबेंस की वजह से उस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर दें, और वो वाइब्रेटरी मोशन क्या हो, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द उस मोशन को वाइब्रेटरी मोशन हमने नाम दिया। तो इट्स मीन कि अगर हम किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करें और उस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करें टूवर्ड इट्स मेन पोजीशन, तो इसका मतलब कि अब उसके अंदर वेव जनरेट हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को वेव की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम वेव की सम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं कि वेव किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वेव प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। It is because wave are carrier of energy and information over large distances। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी इस लाइन के अंदर पढ़ा कि जो वेव्स हैं वो एनर्जी कैरियर्स हैं, मींस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करती हैं, अपने साथ लेकर जाती हैं। और वो एनर्जी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। कि जैसा कि हम अपनी टेलीफोन कॉल्स को लें, अपनी ईमेल्स को लें, अपने एसएमएस को लें, अपनी व्हाट्सएप चैट्स को लें, तो ये तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक विद हेल्प ऑफ वेव्स जाती हैं। इट्स मीन कि जो हमारी वेव्स हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करवाती हैं। तो वेव को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेव। व्हाट इज मीन बाय टाइप्स ऑफ वेव एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स आर we studied। Just like there are two types of waves. First one is known as mechanical waves and other one is known as electromagnetic waves। तो सबसे पहले हम define करते हैं mechanical waves को। Mechanical waves are those waves which require medium for their propagation। Means कि ऐसी waves जिनको गुजरने के लिए किसी भी medium की ज़रूरत हो वो mechanical waves कहलाती हैं। अब अपने जहन के अंदर आप तस्वर करें कि ऐसी कौन कौन सी वेव्स हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो आई होप आप लोगों का आंसर होगा कि वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग और इन अ स्प्रिंग। मींस कि पानी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स, हम पानी में पत्थर फेंक के पानी होगा तो पानी में वेव्स पैदा होंगी। इसी तरह हवा होगी तो हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी। और इसी तरह एक रस्सी या फिर एक स्प्रिंग में पैदा होने वाली वेव्स, इसी तरह ये तमाम की तमाम वेव्स मीडियम पे डिपेंड करती हैं। तो इट्स मीन मीडियम होगा तो मैकेनिकल वेव्स एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर पाएंगी। तो सिंपली हम ये कह दें कि ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। तो अगर हम दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो वो बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है। मीन्स दोज वेव्स which do not require any medium for their propagation। मीन्स ऐसी वेव जिनको गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ऐसी वेव्स कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और अगर इनकी एग्जांपल आप अपने जहन के अंदर, ख्याल के अंदर तस्वर करें तो आई होप आप लोगों की एग्जांपल रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स के ज़माने में आएंगी, क्योंकि ये ऐसी वेव्स है जिनको गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक आवर टेलीफोन सिग्नल, जस्ट लाइक आवर रेडियो वेव्स, जस्ट लाइक आवर वाईफाई सिग्नल्स। तो ये तमाम के तमाम ऐसी वेव्स है जिनको गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी वेव्स जिनको किसी भी मीडियम में से गुजरने के लिए ज़रूरत ना हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। और विच रिक्वायर मीडियम, दीज आर वेव्स कहलाती हैं मैकेनिकल वेव्स। तो वेव्स की दो टाइप्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दिस इज़ नोन एज टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। जिस तरह वेव्स की दो टाइप्स हमने पढ़ी, इसी तरह मैकेनिकल वेव्स की भी हम दो ही टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। फर्स्ट वन इज़ नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड अदर वन इज़ नोन एज ट्रांसफर वेव्स। अब हम दोनों को बारी बारी अलग अलग डिफाइन करेंगे और डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद से हम लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव्स के अंदर फ़र्क करेंगे। Longitudinal waves. Longitudinal waves are those waves in which a particle of the medium moves back and forth along the direction of propagation। Means ऐसी waves जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो और जिनके गुजरने के बाद उस मीडियम के पार्टिकल बैक एंड फोर्थ अप डायरेक्शन के तौर पे मूव करना शुरू कर दें। तो बैक एंड फोर्थ जिसके अंदर मूव पार्टिकल्स करेंगे, ऐसी वेव्स कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम किस तरह के सिस्टम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा कर सकते हैं, आइए एक छोटी सी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। कि हमारे पास एक स्प्रिंग हो और जिसको हम लोगों ने एक फिजिकल सपोर्ट की मदद से बांध दिया हो। अब उस स्प्रिंग को अगर हम बैक एंड फोर्थ द डायरेक्शन के अंदर एक्सपेंड करें तो इसका मतलब कि हमारी स्प्रिंग के अंदर इस तरह के कंप्रेशंस पैदा हो जाएंगे कि हमारी स्प्रिंग को हम किसी तरफ से अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसका मतलब उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और जब हम उस स्प्रिंग को पकड़े रखें और उसको वापसी की तरफ मूव करें
दें तो इसका मतलब कि वो स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। अगर हम खींचेंगे तो उसके अंदर आएगा एक्सपेंशन, और अगर हम उसको क्लोज करेंगे तो उसके अंदर आएगा कंप्रेशन। तो इसी कंप्रेशन की वजह से हम देख रहे हैं कि इस स्प्रिंग के पार्टिकल्स, इस मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहे हैं, टू बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ऐसी वेव्स जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, ऐसी वेव्स कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक और एग्जांपल भी हमने पढ़ी है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, जिसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी भी स्प्रिंग के साथ, फिजिकल सपोर्ट के साथ अटैच किया और हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहा था। तो इसका मतलब कि इसके अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी किया, लेकिन एक्चुअली अगर हम वेव्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम से ये को पूछे कि इस स्प्रिंग के अंदर किस तरह की वेव्स पैदा हो रही हैं, तो आई होप आप लोगों का आंसर होगा कि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को स्टडी कर रहे हैं। अब अगर हम अपनी इस डायग्राम के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज कंप्रेशन एंड अदर वन इज नोन एज रेयरफ्रैक्शन। व्हाट इज मीन बाय कंप्रेशन एंड व्हाट इज मीन बाय रेयरफ्रैक्शन? कंप्रेशन मीन वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोजर, and rarefaction mean where the loops of the spring are spaced apart, means वो वाले हिस्से जहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, जहाँ पे स्प्रिंग के पार्टिकल्स करीब करीब हैं, वो कंप्रेशन कहलाएगा, और जहाँ पे स्प्रिंग के पार्टिकल्स दूर दूर हैं वो क्या कहलाएगा? रेयरफ्रैक्शन। In the region of compression, particles of the medium are closer together while the regions of rarefaction, particles of the medium are spaced apart. तो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम आते हैं अपनी वेवलेंथ की तरफ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा, मींस उल्टे वाई की सूरत में। तो यहाँ पर हमारी गिवन फिगर के अंदर दिखाया गया है कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का फासिला वेवलेंथ कहलाता है। तो आइए अब हम डिफाइन करते हैं वेवलेंथ को। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस। तो अगर हम यहाँ पे टू कंसेक्टिव रेयरफ्रैक्शन की बात करें तो ये डेफिनेशन फिर भी तब बिल्कुल ठीक होगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिफाइन करने के बाद अब हम आते हैं मैकेनिकल वेव्स की सेकंड टाइप की तरफ, जो कि हमारे पास है ट्रांसफर वेव्स। What is mean by transfer waves? In case of transfer waves, the vibratory motion of particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation. Means अगर हम दोनों waves को आपस में कंपेयर करें तो longitudinal waves से मुराद ऐसी waves थी जिसके गुजरने के बाद मीडियम के पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करना शुरू कर गए थे, जिसकी एग्जांपल हम लोगों ने मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में ली कि जिसके अंदर हमारा स्प्रिंग बैक एंड फोर्थ तौर पे मूव कर रहा था। इसका मतलब कि ये स्प्रिंग एक मीडियम था, जिस वजह से जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो भी बैक एंड फोर्थ तौर पे मूव कर रहे थे। तो ऐसी वेव्स कहलाती थी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ऐसी वेव्स जिनके गुजरने के बाद मीडियम के पार्टिकल अप एंड डाउन, मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर दें, तो ऐसी वेव्स कहलाती हैं ट्रांसफर वेव्स। अब हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर ट्रांसफर वेव्स को हम प्रोड्यूस कर सकें। तो जैसा कि हमारे इस गिवन फिगर के अंदर एक स्प्रिंग दिखाया गया है, अगर आप इस स्प्रिंग को एक जर्क की मदद से ऊपर नीचे तौर पर मूव करवाते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर ऐसी वेव्स पैदा होगी जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल अप एंड डाउन डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। तो इसका मतलब ऐसी वेव्स जिसके अंदर पार्टिकल ऑफ मीडियम अप एंड डाउन मींस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मूव करें, ऐसी वेव्स कहलाती हैं ट्रांसफर वेव्स। तो हम एक दूसरी एग्जांपल्स की मदद से ट्रांसफर वेव्स को स्टडी करते हैं। लेट्स इमेजिन हमारे पास एक दीवार के साथ लटकी हुई रस्सी है जिसको हम अपने हाथ से झटका देते हैं। तो इसका मतलब कि उसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल हैं, उस स्ट्रिंग के पार्टिकल हैं, वो अप एंड डाउन डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। तो ऐसी वेव्स जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन परफॉर्म करें, ऐसी वेव्स कहलाती हैं ट्रांसफर वेव्स। तो जिस तरह की हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर एक खास प्रॉपर्टी को स्टडी किया था जिसको हमने कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन का नाम दिया, अगर हम इस गिवन फिगर के अंदर देखें तो हमारे पास एक वर्ड क्रस्ट एंड ट्रफ की सूरत में लिखा हुआ है। तो मींस अब हम डिफाइन करेंगे क्रस्ट और ट्रफ को। क्रस्ट, what is mean by crust? The upper part of the wave where amplitude is high। जैसा कि हम अपनी इस फिगर, दोनों फिगर्स के अंदर देख सकते हैं कि वो वाले एरियाज जो कि वेव के ऊपर की तरफ हैं, मतलब मीन्स कि वहाँ पे उनका एम्पलीट्यूड हाई है, ऐसे वाले पॉइंट, ऐसे वाले पार्ट्स कहलाते हैं क्रस्ट। और वो वाले पॉइंट्स, वो वाले एरियाज जहाँ पे हमारी इस वेव का एम्पलीट्यूड लो है, वो वाले पार्ट्स, वो वाले एरियाज कहलाते हैं ट्रफ। तो आइए अब हम इनको डिफाइन करते हैं। क्रस्ट्स आर अपर पार्ट्स ऑफ वेव वेयर एम्पलीट्यूड इज हाई।
एंड ट्रफ्स आर लोअर पार्ट्स ऑफ वेव वेयर एम्पलीट्यूड इज लो। तो जैसा कि हम लोगों ने कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को डिफाइन किया, वैसे ही हम लोग डिफाइन कर चुके हैं क्रस्ट एंड ट्रफ को। तो क्रस्ट एंड ट्रफ के दरमियान भी हम लोग एक वेवलेंथ मींस लैम्डा, जिसको हमने यहाँ पे उल्टा वाई रिप्रेजेंट किया है, ये वेवलेंथ का सिंबल है जिसको हम लोग लैम्डा पढ़ते हैं। तो अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज मीन बाय वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो सिमिलर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन इज नोन एज वेवलेंथ। तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो उसके अंदर हम देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो आई होप आप लोगों को आज वेव्स, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज का लेसन नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शंस के अंदर से कॉपी कर लें।